नई शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी भावी शिक्षकों का मैं प्रज्ञान सर तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन मंच यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम लोग हिंदी साहित्य के अध्ययन श्रृंखला को प्रारंभ किए हैं और उस श्रृंखला में आज हम लोग पाठचर्या को वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां पर पिछली पाठचर्या में लिया था विराम। लेकिन पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व कल की हुई पाठचर्या का थोड़ा सा करते हैं हम लोग रिवीजन और देखते हैं कि कल जो हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य शुक्ल जी के संदर्भ में उनके इतिहास के संदर्भ में अध्ययन किया था, वह अध्ययन कितना आपने आत्मसात किया है, कितना आपको रिवाइज है, कितना याद है। साथियों, हमारा प्रयास होगा कि हम लोग पाठचर्या करते करते साथ साथ याद भी करते चलें, जिससे कि एकाएक आपके लिए बोझ न बने। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप सही सही जवाब देंगे। तो कल हम लोगों ने आचार्य शुक्ल जी के इतिहास को पढ़ा था और शुक्ल जी के इतिहास के संदर्भ में जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जिससे कि पूरा रिवीजन हो जाए कल की पाठचर्या, तो ऐसे हम 15 प्रश्न आज करेंगे। उसके बाद आज की पाठचर्या को फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो पहले प्रश्नों को कर लिया जाए या पाठचर्या कर लें? पहले हम लोग करते हैं प्रश्नों को ही हल। प्रश्नों को हल करते समय साथियों देख लेते हैं, काफी आसान से प्रश्न है, बस रिवीजन के लिए है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो आप जानते हैं हिंदी शब्दसागर की भूमिका में काशी नागरिक विचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था यह ग्रंथ 1929 ईस्वी में। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं दूसरा प्रश्न आपका है कि शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्दसागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? इसका आपको जवाब बताना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया होगा, हिंदी साहित्य का विकास। विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर है। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। बढ़िए तीसरे प्रश्न की तरफ, और तीसरा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब भी आप सही ही देंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास जो संशोधित और परिवर्धित रूप में प्रकाशित हुआ था, आचार्य शुक्ल जी के इतिहास की बात की जा रही है, आचार्य रामचंद्र जी के शुक्ल के इतिहास के संदर्भ में उसका संशोधित और परिवर्धित संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प 1940 ईस्वी चुन करके बिल्कुल सही उत्तर चयनित किया है आपने। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी कल की ही पाठचर्या से ये सब प्रश्न है। अगर कल की आपने पाठचर्या सही ध्यान से देखी होगी तो ये इन प्रश्नों को कर लेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास लेखन में किस पद्धति का अनुसरण किया है? शुक्ल जी द्वारा लिखा गया जो इतिहास ग्रंथ है वह किस पद्धति पर लिखा गया ग्रंथ है? इसका आपको जवाब बताना है। और विकल्प सी विधेयवादी पद्धति, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। पांचवा प्रश्न आपका है कि शुक्ल जी ने मिस्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ मिस्र विनोद को क्या कह करके पुकारा है? फटाफट उत्तर दीजिएगा। पांचवें प्रश्न का सही जवाब चयनित कर लीजिए। शुक्ल जी ने जो मिस्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ है जिसमें लगभग 5000 कवियों का वर्णन है, तो बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह, सी विकल्प सही जवाब। आइए छठवां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6 आपका है कि शुक्ल जी के अनुसार शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ को क्या कहा है? शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है आचार्य शुक्ल जी ने उसे कविवृत्त संग्रह कहा है। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न आपका है कि जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ के लिए शुक्ल जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ के लिए शुक्ल जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? सातवें प्रश्न का सही जवाब फटाफट चयनित करिए।
जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया जो इतिहास ग्रंथ है, उसके लिए शुक्ल जी ने इसमें से किस संज्ञा का प्रयोग किया है? 7वें प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा? तो बड़ा कवि वृत्त संग्रह, बड़ा कवि विकल्प भी सही जवाब। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 8। आचार्य शुक्ल जी के काल विभाजन के अनुसार वीर गाथा काल यानी आदिकाल की समयावधि क्या है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में रिपीट हो सकता है, पूछा जा सकता है। 8वें प्रश्न का सही जवाब विक्रमी संवत 1050 से 1375, बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। सही जवाब देंगे आप, कल की पाठचर्या अगर मन से आपने की होगी तो। शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को क्या नाम दिया है और उसकी अवधि क्या मानी? आचार्य शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को क्या नाम दिया है? 9वें प्रश्न का सही जवाब। जो लोग अधूरी कक्षा से जुड़े होंगे उनको हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये सब सामान्य प्रश्न है, इन प्रश्नों का जवाब आप वैसे भी दे सकते हैं। तो शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को क्या नाम दिया है? तो विक्रमी संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत का समय काल भक्ति काल अगर आपने चुना है तो 9वें प्रश्न का सही जवाब भक्ति काल सही उत्तर है। आगे प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है कि उत्तर मध्यकाल को शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? और बहुत ही आसान सा जवाब रीतिकाल, 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक का समय काल, सी विकल्प राइट आंसर है। 11वां प्रश्न आपका है कि शुक्ल जी के काल विभाजन में आधुनिक काल यानी गद्य काल की समयावधि क्या निर्धारित की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा विक्रमी संवत है, ये सब विक्रमी संवत की बात हो रही है। और 11वें प्रश्न का सही जवाब आपने विक्रमी संवत 1900 से लेकर 1984 ईस्वी, डी विकल्प राइट आंसर के साथ हैं आप। आइए बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है कि आदिकाल यानी वीर गाथा काल के प्रकरण 2 में शुक्ल जी ने किसका विवेचन किया? आदिकाल यानी वीर गाथा काल के प्रकरण 2 में शुक्ल जी ने किसका विवेचन किया? और 12वें प्रश्न का सही जवाब, 12वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 12वें प्रश्न का सही उत्तर प्रकरण 2 की बात की जा रही है, तो अपभ्रंश काव्य विकल्प भी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो तथा विद्यापति को शुक्ल जी ने आदिकाल के किस प्रकरण में स्थान दिया है? अमीर खुसरो और विद्यापति को फुटकल रचनाओं प्रकरण 4 के अंतर्गत स्थान दिया है, डी विकल्प सही जवाब है। आगे बढ़ जाइए और देखिए प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है कि भक्ति काल यानी पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत प्रकरण 3 में किसका वर्णन है? प्रकरण 3, तो प्रकरण 3 जो है, प्रकरण 2 में तो ज्ञानाश्रयी शाखा है, प्रकरण 3 में प्रेमाश्रयी सूफी शाखा को रखा है निर्गुण काव्य परंपरा के अंतर्गत। तो सही जवाब आपका हो जाएगा 6 प्रकरण है भक्ति काल में, 6 प्रकरण। पहला तो सामान्य हो गया, सामान्य प्रकरण हो गया, पहला प्रकरण आपका सामान्य हो गया। दूसरा प्रकरण जो निर्गुण काव्य है, निर्गुण, उसमें जो है 2 प्रकरण आ जाते हैं, तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा जो है, तो तीसरा आपका जो है प्रेमाश्रयी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है आधुनिक काल के गद्य साहित्य के विकास में प्रथम उत्थान की समयावधि शुक्ल जी ने क्या मानी है? आधुनिक काल के गद्य साहित्य के विकास में शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान की समयावधि क्या मानी है? तो विक्रमी संवत 1925 से 1950 विक्रमी संवत तक, विकल्प ए सही जवाब है आपका। तो साथियों, ये तो पाठचर्या रही हम लोगों की पिछली पाठचर्या पर आधारित। अब हम लोग आज की पाठचर्या को कंटिन्यू करेंगे और आज देखिए क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग।
आज की पाठचर्या में हम लोग विभिन्न विद्वानों के अनुसार साहित्य के इतिहास का काल विभाजन पढ़ने वाले हैं। विभिन्न विद्वानों के अनुसार विभिन्न विद्वानों के अनुसार विभिन्न विद्वानों के अनुसार साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। और इस क्रम में साथियों सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको? तो जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने साहित्य इतिहास काल को 11 भागों में डिवाइड किया है, 11 भागों में विभक्त किया है। पहला भाग इसका है चारण काल, दूसरा इसका है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। 15वीं सदी का 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल। तीसरा भाग इन्होंने किया है जैसी की प्रेम कविता। जैसी की प्रेम कविता। जैसी की प्रेम कविता। चौथा भाग इन्होंने ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। 1500 से 1600 ईस्वी का समय इसके लिए रखा है उन्होंने। पांचवा खंड इसका है मुगल दरबार। मुगल दरबार। छठवां खंड इसका है रीति काव्य। रीति काव्य की समय सीमा 1580 से 1692 रखी है। रीत काव्य के बाद तुलसी के अन्य परवर्ती। तुलसी के अन्य परवर्ती। फिर 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी और फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। देखिए कंटेंट अगर आपको मिलेगा तो मनोरंजन नहीं मिल पाएगा। किसी भी प्रकार की जो है अनावश्यक चर्चा किए बिना हम लोग सीधे सीधे पाठचर्या से जुड़ते हैं और पाठचर्या में सीधे सीधे याद करने का प्रयास करते हैं। तो आपने देखा ये था काल विभाजन जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा। और फिर महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में महारानी विक्टोरिया के शासन काल में महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान एवं विविध। हिंदुस्तान एवं विविध। तो आप देख सकते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय द्वारा जो काल विभाजन किया गया है उसमें पहला काल आपका आता है चारण काल। दूसरा चारण काल के बाद 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। तीसरा काल विभाजन उन्होंने तीसरा खंड किया है जैसी की प्रेम कविता। चौथा काल विभाजन किया है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। और फिर पांचवा मुगल दरबार। छठवां रीति काव्य और सातवां तुलसी के अन्य परवर्ती
हरित काव्य के बाद तुलसी के अन्य परवर्ती सातवां था। 1 2 3 4 5 6, हाँ, सातवां था तुलसी के अन्य परवर्ती। और 18वीं शताब्दी इसके बाद जो है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और फिर महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान एवं लिगोरी। तो ये काल विभाजन किसके अनुसार हो गया? ग्रियर्सन महोदय के अनुसार। अगला काल विभाजन हम लोग पढ़ लेते हैं किसके अनुसार? मिस्र बंधुओं के अनुसार। मिस्र बंधुओं के अनुसार काल विभाजन हम लोग जब मिस्र बंधु विनोद को पढ़ रहे थे तो वहां पर भी पढ़ा था, और मुझे याद है कि आपने मिस्र बंधुओं द्वारा काल विभाजन जो है, मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन जो है, पहला काल विभाजन प्रारंभिक काल किया था। प्रारंभिक काल, और प्रारंभिक काल को उन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। पूर्वारंभिक काल, पूर्वारंभिक काल, पूर्वारंभिक काल, और दूसरा उत्तर आरंभिक, उत्तरारंभिक काल। पूर्वारंभिक काल की समय सीमा उन्होंने, पूर्वारंभिक काल की समय सीमा मानी है विक्रम संवत 700 से, विक्रम संवत 700 से 1343, 1343 विक्रमी संवत में माना है, विक्रम संवत। और 1344 से 1444 विक्रम संवत तक, 1344 से विक्रम संवत 1444 विक्रम संवत तक का समय काल उत्तर आरंभिक काल को माना है। दूसरा खंड इन्होंने किया है प्रारंभिक काल के बाद माध्यमिक काल। माध्यमिक काल, इस पर हम लोगों ने चर्चा भी की है। माध्यमिक काल को भी उन्होंने जो है दो खंडों में विभक्त किया। पहला पूर्व माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, और दूसरा उन्होंने प्रौढ़ माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक। पूर्व माध्यमिक काल की समय सीमा उन्होंने विक्रम संवत 1445 से लेकर के 1560 माना है, 1560 माना। वहीं प्रौढ़ काल को विक्रम संवत 1561 से 1680 तक माना है, 1561 से 1680 तक माना है। इसके बाद उन्होंने तीसरा काल विभाजन अलंकृत काल किया। अलंकृत काल, अलंकृत काल भी दो भागों में है। पूर्वालंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल, और उत्तर अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल की समय सीमा उन्होंने 1681 से 1681 से 1790, 1790 विक्रम संवत मानी है, विक्रम संवत मानी है। वहीं उत्तर अलंकृत का समय काल उन्होंने 1791 से 1889 विक्रमी संवत माना। इसके बाद अगला काल परिवर्तन काल है। परिवर्तन काल को जो है उन्होंने 1890 से 1925 विक्रमी संवत तक माना है।
और पांचवा खंड उन्होंने वर्तमान काल रखा है, वर्तमान काल, जो 1926 विक्रमी संवत से और अद्यावधि तक है। अद्यावधि यानी जब तक इतिहास ग्रंथ लिखा गया है। तो ये काल विभाजन हो गया मिस्र बंधुओं द्वारा। बढ़ते हैं आगे और अब अगला काल विभाजन हम लोग पढ़ लेते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार जो है, देखिए हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ जो है, उन्होंने काल विभाजन को हम लोग पहले देखते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है 1996 ईस्वी का, इसके अनुसार जो है उन्होंने खंड किए हैं अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल, भक्ति काल, भक्ति काल, फिर तीसरा है रीति काल, रीति काल, और चौथा है आधुनिक काल। अपभ्रंश काल में किसी वर्ष का उल्लेख वो नहीं करते हैं, जबकि 1400 से लेकर के 1650 ईस्वी का समय काल वो भक्ति काल के लिए निर्धारित करते हैं, और रीति काल को 1650 से 1857 तक। वहीं आधुनिक काल को जो है कोई वर्ष उल्लेख आधुनिक काल का भी नहीं करते हैं। आधुनिक काल के जब वो नवजागरण काल, स्वतंत्रता युग और उत्तर स्वतंत्रता युग में समय काल को दिखाते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग, इन्होंने जो भक्ति काल है, इनके द्वारा बच्चन के अनुसार जो भक्ति काल है, बच्चन के अनुसार भक्ति काल जो है, उसमें उन्होंने भक्ति काल को जो है, भक्ति काल जो है इसको निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, दो खंडों में विभक्त किया है। और इसके बाद निर्गुण काव्य में उन्होंने संत काव्य और सूफी काव्य, सूफी काव्य ये खंड किए हैं। सगुण काव्य धारा में कृष्ण काव्य और राम काव्य, राम भक्ति काव्य, ये खंड किया है। इसी तरह से उन्होंने रीति काल को बच्चन में बद्ध रीति, बद्ध रीति काव्य, मुक्त रीति काव्य, हिंदी उर्दू की शैली का काव्य, और अगला खंड उन्होंने जो है रीतेतर काव्य, रीतितर काव्य रखा है। रीतकाल की समय सीमा 1650 से 1800
ईस्वी रखी है डॉक्टर बच्चन ने। आधुनिक काल को डॉक्टर बच्चन सिंह ने आधुनिक काल को डॉक्टर बच्चन सिंह ने नवजागरण युग, स्वच्छंदता युग और फिर उत्तर स्वच्छंदता युग, उत्तर स्वच्छंदता युग नाम दिया है। नवजागरण युग जो है, इसकी समय सीमा उन्होंने 1857 से 1920 ईस्वी रखी है। सारी चीजें काम की हैं साथियों। 1920 से स्वच्छंदता युग को उन्होंने 1938 तक 1938 ईस्वी तक रखा है। वहीं उत्तर स्वच्छंदता युग को 1938 से और अद्यतन तक रखते हैं। तो ये काल विभाजन उनका जो है अच्छा, वो आधुनिक काल को जो है, आधुनिक काल को, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है 1978 ईस्वी का बच्चन सिंह का, इसको वो 4 खंडों में विभाग करते हैं। पहला पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल, दूसरा पूर्ण स्वच्छंदता, पूर्व स्वच्छंदता काल, फिर स्वच्छंदता युग, और फिर उत्तर स्वच्छंदता, उत्तर स्वच्छंदता काल, पुनर्जागरण काल जो है, इसकी समय सीमा 1857 से वे 1900 ईस्वी रखते हैं। वहीं पूर्व स्वच्छंदता काल को वे 1900 से 1920 ईस्वी रखते हैं। स्वच्छंदता युग को वो 1920 से 1940 ईस्वी तक रखते हैं, जबकि 1940 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक का समय काल उत्तर स्वच्छंदता काल के लिए उन्होंने रखा है। ये तो काल विभाजन हो गया बच्चन सिंह का। आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अन्य कवियों के अनुसार आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने जो काल विभाजन किया है हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ में, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ में इन्होंने जो काल विभाजन किया है, तो इसमें देख लेते हैं हम लोग आदिकाल,
पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल की समय सीमा उन्होंने विक्रमी संवत, विक्रमी संवत 1000 से 1400 विक्रमी संवत मानी है। वहीं पूर्व मध्यकाल को उन्होंने 1400 से लेकर के 1700 विक्रमी संवत तक माना है। इसे भक्तिकाल भी कहते हैं हम, भक्तिकाल। और उत्तर मध्यकाल को वो श्रृंगार काल कहते हैं, श्रृंगार काल। इसकी समय सीमा 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक विक्रम संवत है। और आधुनिक काल को वे गद्य काल कहते हुए नजर आते हैं, आधुनिक काल या गद्य काल। तो इसको वे 1900 विक्रमी संवत से, विक्रमी संवत से अद्यतन तक रखते हैं। तो ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा हिंदी साहित्य का जो अतीत ग्रंथ है, उसके अनुसार काल विभाजन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगला काल विभाजन हम लोग पढ़ते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी का ग्रंथ है। और इसमें उन्होंने जो काल विभाजन किया है, तो उन्होंने आदिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, भक्तिकाल, रीति काव्य, देखिए रीति काव्य है, काल नहीं है, और आधुनिक काल। इसकी समय सीमा देख लेते हैं। आदिकाल की समय सीमा 10वीं से 14वीं सदी, भक्तिकाल की समय सीमा वे 14वीं सदी से 16वीं सदी तक मानते हैं। रीति काव्य की सीमा वे 16वीं सदी से 19वीं सदी तक मानते हैं। और आधुनिक काल को 19वीं सदी से सदी के आरंभ से मानते हैं। तो साथियों, काल विभाजन में हम लोग अन्य विद्वानों के अनुसार काल विभाजन को अगली पाठचर्या में करेंगे। आज की इस पाठचर्या में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।